आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800-180-6002। नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बॉडी का हर एक सेल जो होता है वो एक प्रोग्राम्ड वे में आता है, वो ग्रो करता है, डेवलप करता है और धीरे धीरे वैनिश हो जाता है। बट कई बार यही सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, आसपास के टिश्यूज़ ऑर्गन्स में इन्वेड करते हैं और अपनी जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं। इसलिए उन सेल्स को कहते हैं कैंसर सेल्स। पर आज से 30-40 साल पहले अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता था कि कैंसर है तो उसके मन में घबराहट हो जाती थी, उसको ऐसा लगता था जैसे जीवन का अंत हो गया। पर आज जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, चाहे रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी की बात करें और ख़ास तौर पे अगर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें, तो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि लोगों को लगता है कि कैंसर अर्ली डिटेक्ट भी होने लग गया। पर ख़ास तौर पे अगर उसकी सर्जरी हो जाती है तो एक मन में रहता है कि ये बीमारी से अपन पूरा निजात पा गए। जी हाँ, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि ऑन्को सर्जरी या कैंसर सर्जरी के एडवांसमेंट क्या क्या हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नितिन खुटेटा, जो कि सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को सर्जरी। डॉक्टर खुटेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ होती थी या आज भी मन में होता है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी है वो अगर शरीर से बाहर निकल जाती है, वैसे तो ठीक है, कीमोथेरेपीज़ भी लगती हैं, रेडियोथेरेपी लगती हैं, पर एक जनरल परसेप्शन की मैं बात बता रहा हूँ कि लगता है कि अगर कोई शरीर की कोई खराबी है और वो अगर शरीर से बाहर निकल जाए तो व्यक्ति को लगता है मैं पूरा ठीक हो गया। और वो वहाँ रोल आता है सर्जन का। और जब भी सर्जरी की बात करते हैं, पहले तो काफ़ी क्रूड वे में सर्जरी हुआ करती, 30-40 साल पहले की बात करूँ, पर आज लोगों को सर्जरी में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। क्योंकि जैसे जीआई सर्जरी की बात करें तो लोगों को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो गया कि मैं जाऊंगा, एक छोटा सा चीरा लगेगा, फटाफट सर्जरी और तुरंत रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और मैं नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर आ जाऊंगा। कैंसर सर्जरी की अगर बात करते हैं अपन, तो क्योंकि आज का जो टॉपिक भी है कि एडवांसमेंट्स जो है कैंसर सर्जरी में क्या क्या है, ऐसे कैसा डेवलपमेंट आया है कि लोगों को आज कैंसर सर्जरी पे भी वही कॉन्फिडेंस आ गया जो एक साधारण सी लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जरी में? क्या मानना है? जैसा आपने कहा कि पहले, आज के 10 साल 15 साल पहले जो भी कैंसर के ऑपरेशन होते थे वो बड़ा चीरा लगा के शरीर में किए जाते थे। जो ओवर द ईयर्स जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं या की होल सर्जरी बोलते हैं हम लोग। इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आती है और रोबोटिक सर्जरीज आती हैं। रिसेंट एडवांसेस में रोबोटिक सर्जरी का चलन हो गया है। जो एडवांटेज मिलता है रोबोटिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, एक जो पहले बड़ा चीरा लगता था, अब की होल 2-3 छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के चीरे से ही पूरा जो डिजीज्ड ऑर्गन होता है जिसमें कैंसर है उसको कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि रिकवरी पेशेंट की बहुत फास्ट होती है। पहले उसी ऑपरेशन करके हम लोग पेशेंट को 10-12 दिन में डिस्चार्ज करते थे, लेकिन अब वही पेशेंट जो है वो 4-5 दिन में रिकवर करके डिस्चार्ज हो जाता है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। दूसरा एडवांटेज जो मिलता है कि ब्लडलेस सर्जरी होती है, मतलब ब्लड की पहले खपत ज़्यादा होती थी एक ऑपरेशन में, अब कम होती है। तो ये एडवांटेजेस आपको की होल सर्जरी से मिलते हैं। रिकवरी फास्ट है, आउटकम बहुत अच्छा है, सर्वाइवल स्टे डेफिनेटली कम हो जाता है और अर्ली आप रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। डॉक्टर खुटेटा, अगर अपन कॉमन सर्जरीज़ की बात करें, कॉमन डिजीज़ की अगर बात करें कैंसर के अंदर, ख़ास तौर पे जो कॉमन कैंसर्स हैं, 2-3 चीज़ें लोगों को कैंसर के अंदर आम भाषा में बातें करते हैं कि साहब गांठ हो गई, तो उसको मान के चलते हैं कि ये तो गांठ कैंसर की हो सकती है। दूसरा, कोई भी अल्सर बनता है जो कि नॉन हीलिंग अल्सर है, तो लोगों को लगता है ऐसा तो नहीं कैंसर का है। तीसरी, क्योंकि जब ब्लड कैंसर की बात आती है कि साहब इनका तो खून ही ख़राब हो गया और ब्लड कैंसर हो गया। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, जो ट्यूमर या अपन जिसको आम भाषा में गांठ की जाती है, तो शरीर पे कोई भी गांठ बनती है, क्या वो
कैंसर की होती है या ऐसा भी है कि वो कैंसर की नहीं हो और भी गांठ हो सकती है? देखिए, शरीर में जो कॉमन गांठें होती हैं, जो फीमेल्स में ब्रेस्ट के अंदर होती है, मेल्स में थायराइड वगैरह के अंदर होती है, या गले में गांठ हो जाती है, या पेट में गांठें होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखिए 70 to 80% केसेस में ये कैंसरस नहीं होती, जिसे हम बिनाइन गांठें बोलते हैं, साधारण गांठ भी बोलते हैं। लेकिन कोई भी गांठ जो बढ़ रही हो या मल्टीपल गांठें बन रही हो, उसके साथ शरीर में जो कमज़ोरी आने लग जाए और भूख ना लगने का सिम्टम आने लग जाए, या कोई भी छाला जो मुंह में या शरीर में हो जो कि 15-20 दिन के ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें ज़रूर जांच करा के ये कंफर्म करना चाहिए कि वो गांठ या छाला में कैंसरस परिवर्तन नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो हमें मालूम होना चाहिए। डॉक्टर खुटेजा, जैसे आपने बात की जांच की, और जांच में नॉर्मली अपन बायोप्सी कराई जाती है, पर एक लोगों को मिथ ही है, वो आप और क्लियर करेंगे इस चीज़ को, कि अगर कैंसर की गांठ को छेड़ा या बायोप्सी कराई तो ये फैल जाएगी, और व्यक्ति बहुत सारे जने इसलिए भी अवॉइड कर लेते हैं, नहीं मत छेड़ो, अगर कुछ खराबी होगी तो जल्दी फैल जाएगी। क्या मानना है आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 70 से 80% गांठों में कैंसर नहीं होता है, तो आप डायग्नोसिस कैसे करोगे कि ये जो गांठ बनी है इसमें कैंसरस परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? उसके लिए बायोप्सी या साइटोलॉजी से FNAC या बायोप्सी जिसे हम बोलते हैं, वो करना ज़रूरी है। उसी से हमें मालूम चलेगा कि ये गांठ साधारण गांठ है या कैंसर की गांठ है, और अगर ये कैंसर की गांठ है तो किस टाइप का कैंसर है। डॉक्टर खुटेजा, जैसे बायोप्सी की भी बात करें तो इसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गए। जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, FNAC, और बहुत बार देखा गया है कि आप जब ऑपरेट कर रहे होते हैं या इवन GI सर्जन ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि एब्डोमेन तो ऐसा है कि खुलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो वो वहीं पे ही बायोप्सी ले लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं और ये तय कर लेते हैं कि इसमें आगे सर्जिकल प्रोसीजर क्या होगा। ख़ास तौर पे अगर कॉमन ब्रेस्ट सर्जरी की भी बात करूं तो आप लोग OT में ही डिसाइड करते हैं। तो पहली चीज़ कि बायोप्सी में क्या क्या एडवांसमेंट हैं, और क्या थिएटर में भी आप डिसाइड करते हैं क्या कि इस टिश्यू को किस लेवल पे रिमूव करना है? हाँ, तो इसमें एक तकनीक होती है, जिसे हम फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी बोलते हैं। फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी में जो हमें डाउट लगता है कि ये जो गांठ है ये कैंसरस हो सकती है या डाउट है उसमें, हम उस टिश्यू को, उस गांठ को निकाल के उसी टाइम पे पैथोलॉजिस्ट की सहायता से उसको काट के उसका माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये कैंसर की गांठ है या बिनाइन गांठें हैं, वहीं पे थिएटर उसी टाइम पे। और जनरली ये रिपोर्ट हमको 20 से 25 मिनट में मिल जाती है, तो हमें मालूम चल जाता है कि ये गांठ किस टाइप की है। और हमें और कहीं भी पेट में या शरीर में जहां हम ऑपरेशन कर रहे हैं हमें डाउट हुआ है कि छोटी गांठ और मिल गई है, तो उसका निदान भी उसी टाइम पे हो जाता है। तो एक ही एनेस्थीसिया में, एक ही ऑपरेशन में कंफर्म भी हो गया कि कैंसर की गांठ है, और उस टाइम पे उसके लिए जो संपूर्ण ऑपरेशन करना चाहिए उस पर्टिकुलर कैंसर के लिए वो कर दिया जाता है। तो बार बार ऑपरेशन होना भी पेशेंट का कम हो जाता है, एक बार में ही सारी व्यवस्था ऑपरेशन की हो जाती है। ये फ्रोजन सेक्शन का एडवांटेज है। डॉक्टर खुटेजा, जैसे आपने अभी बात की कि ब्रेस्ट, क्योंकि कैंसर बहुत कॉमन है, और थायराइड मेल और फीमेल में, एडल्ट की बात करूँगा कि बच्चों के अंदर बहुत अलग तरीके के कैंसर्स होते हैं। कॉमन कैंसर्स फीमेल्स में और मेल में कौन कौन से हैं, और उनको स्क्रीनिंग के अंदर किस तरीके से अपन टेस्ट कराते हैं, और क्या क्या टेस्ट कराते हैं आम व्यक्ति को जो कि कराने चाहिए, और किस एज ग्रुप में के बाद एटलीस्ट कैंसर की बेसिक स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए? तो अपन कॉमनली से ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल्स कैंसर की बातें करते हैं। जो कॉमनेस्ट कैंसर हमारे देश में है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट है प्रेजेंटली। उसके बाद सर्विक्स का कैंसर आता है, फिर GI के कैंसर वगैरह आते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो स्क्रीनिंग है वो 40-45 उम्र की लेडीज़ में हर 2-3 साल में कराना चाहिए। लेकिन जिनके परिवार में 2-3 या 4 लेडीज़ को या मेल्स को कोई कैंसर हुआ है फैमिली के अंदर, तो उसमें फिर यंग एज में हम लोग वो कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। कॉमन टेस्ट जो हम बताते हैं नॉर्मल लेडीज़ को, वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, लेडीज़ अपना खुद का स्तन का जांच खुद ही करे, इसकी टेक्निक हम सिखाते हैं, वो करते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है प्री मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर, उनके अंदर हम सोनोग्राफी ब्रेस्ट एडवाइस करते हैं, जिस ब्रेस्ट और एक्जिला का सोनोग्राफी करवाते हैं,
और जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मैमोग्राफिक या डिजिटल टोमोग्राफी जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट का, वो कराया जाता है। ये किस फ्रीक्वेंसी पे कराना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा एक कॉमन होता है कि भाई मैंने मेमोग्राफी कराई थी, अब मैं उसको कितने समय बाद रिपीट करूँ? तो अगर नॉर्मल रिस्क है, फैमिली में किसी को कैंसर नहीं हुआ है या एक ही इंसान को हुआ है या लेडी को कैंसर हुआ है, उसमें फैमिली में लेडीज़ को 2-3 साल में एक बार मेमोग्राफी पोस्ट मेनोपॉजल एज में करानी चाहिए। और प्री मेनोपॉजल में करना है तो उसमें सोनोग्राफी बेटर रहती है, तो वो बेस्ट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर हर लेडी को जो है वो करना चाहिए 25-30 साल की उम्र के बाद में। हर महीने पीरियड्स के 5 से 6 दिन बाद में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और सेल्फ एक्जिला एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। उसमें अगर उनको कोई भी सिम्टम, मान लो कोई गांठ महसूस होती है या स्किन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, निप्पल डिस्चार्ज महसूस होता है या कांक या एक्जिला में कोई गांठ महसूस होती है, तो उसका निदान आवश्यक है, वो हमें ज़रूर करना मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये लाइव प्रोग्राम है और आज हम डॉक्टर नितिन कुटेटा जो कि वरिष्ठ ऑन्को सर्जन, कैंसर सर्जन है, उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो आपके कोई भी प्रश्न हो, जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं 0141-270-4999 एंड 270-4098, कैंसर सर्जरी या कैंसर से भी कॉमन रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर डॉक्टर कुटेटा से पूछ सकते हैं। ये तो आपने ब्रेस्ट की बात करी। सेकंड आपने बताया सर्वाइकल कैंसर, उसको कैसे जांच की जाती है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर के अंदर सिंपल टेस्ट होता है पैप्समियर का टेस्ट, और ये टेस्ट आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह अवेलेबल है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में अवेलेबल है, प्राइवेट सेटअप्स में अवेलेबल है, और बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, इसको कराया जा सकता है। और इसको भी जैसे मैंने आपको बताया 2-3 साल में एक बार ज़रूर अराउंड 40-45 ईयर्स के बाद में ज़रूर कराना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट ने काफ़ी पिछले कुछ सालों के अंदर सर्वाइकल के लिए वैक्सीन को प्रमोट करा है, आपका क्या मानना है कि ये किस एज ग्रुप में लगाना चाहिए और इससे कितना एडवांटेज है? इससे एडवांटेज तो बहुत मिलता है, और इसकी जो एज ग्रुप है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स से लेके अराउंड 20-24 ईयर्स की एज के अंदर बीच में ज़रूर इन वैक्सीन को लगाना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की वैक्सीन है, 2 या 3 डोजेज लगती हैं इसके अंदर, और इससे बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन सर्विक्स कैंसर का हो जाता है फीमेल्स के अंदर। डॉक्टर कुटेटा, फीमेल्स के अंदर तो आपने बता दिया कि ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्वाइकल कैंसर कॉमन है, मेल्स के अंदर कौन से कॉमन है? जो कॉमन कैंसर्स अपने प्रदेश में कॉमन है वो है, एक तो फेफड़े का कैंसर होता है जो कॉमनेस्ट है, और फिर ओरल कैविटी का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर जिसे हम बोलते हैं। ये दोनों क्यों होता है ये कैंसर मेल्स में, सब जानते हैं। तंबाकू का भी किसी भी तरीके से प्रयोग जो किया जाता है, जैसे आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये जो कॉमन कॉजेज़ हैं इसके अंदर, जो कॉमनेस्ट कॉज आता है। बाकी जैसे अपन जब भी जांच कराते हैं तो लोगों को लगता है साहब मेरी प्रोस्टेट की जांच कराई जाए, तो प्रोस्टेटिक कैंसर कितना कॉमन है और उसके लिए क्या जांच और किस उम्र में करानी चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर का जो एज ग्रुप है वो 60+ एज ग्रुप में जनरली आता है ये कैंसर, और इतना कॉमन नहीं है क्योंकि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो कैंसर नहीं होता वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्रोस्टेटिक कैंसर। जांच इनका प्रोस्टेट कैंसर का 60+ में ही कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, ये सिंड्रोम्स होते हैं, अगर ये हैं उन केसेस के अंदर फिर ये इनका जो स्क्रीनिंग है प्रोस्टेट कैंसर का वो हम अर्ली एज में एडवाइस करते हैं। इसमें जो कॉमनेस्ट टेस्ट हम लोग करते हैं तो डॉक्टर से जाके एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं, अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट का जिसे हम बोलते हैं वो कराएं, और एक सीरम PSA एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट होता है, ये एडवाइस करते हैं। और ये टेस्ट अगर नॉर्मल रिस्क की फैमिली में है तो वही 2-3 साल में या 4 साल में एक बार कराएं। डॉक्टर कुटेटा, एक और चीज़ मानी जाती है कि कोई भी अगर छाला हो रखा है, जैसे आपने बता दिया कि 15-20 दिन तक अगर वो हील नहीं होता, पर अगर उसमें वो पेनलेस है, मैं आपसे एक तो कहते हैं कि ज़्यादा खतरनाक, कहते हैं ना, तो शांत व्यक्ति है जो कुछ नहीं बोल रहा, हो सकता है वो किसी दिन बड़ा ही काम करे। इसी तरीके से कोई भी जो गांठ है अगर उसमें दर्द हो रहा है, जैसे गांठ हुई दर्द होना शुरू हो गया, तो वो ज़्यादातर खतरनाक नहीं होती। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, जो भी मुंह में छाले होते हैं और कैंसरस छाले होते हैं उसमें इनिशियल स्टेजेस में दर्द नहीं होता है।
लेकिन जैसे ही उनका साइज़ बढ़ता है और गले में गांठें आ जाती है या बॉडी में बोन्स में चले जाता है तो उनके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो छाला होता है वो तो पहले दिन से ही मालूम जो नॉर्मल छाला होता है, जो इन्फ्लेमेशन या एफ्थस अल्सर भी बोलते हैं हम, जो इन्फेक्शन के कारण होता है या कब्ज में कई बार लोगों से, वो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन जो कैंसरस छाले होते हैं वो पेनफुल इनिशियल स्टेजेस में नहीं होते हैं। ऐसे ही गांठ की मैंने बात की, लोग कहते हैं कि भाई गांठ में अगर दर्द नहीं हो रहा है और शांति से बढ़े जा रही है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और दर्द वाली जो गांठ है वो ज़्यादातर कम खतरनाक होती है। क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही एक परसेप्शन है, ऐसा ही होता है। बट ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई भी गांठ है तो एक बार अपने फैमिली फिजिशियन से ज़रूर आप दिखा लें और ये कंफर्म कर लें कि उसमें कोई कैंसरस परिवर्तन ना हो। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर कोटेटा, क्योंकि जब भी कैंसर ट्रीटमेंट की बात आती है तो तीनों मॉडलिटीज़ ओपन रहती है। ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दवाइयों से, कीमोथेरेपी से इलाज करता है। जो रेडियोथेरेपी वाला है वो अपने रेडिएशन देता है। और कैंसर की जहाँ तक सर्जरी की बात आती है, जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है, वो सर्जन्स का काम होता है। तो कोई भी कैंसर डिटेक्ट होता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो आप तीनों मिलके पहले तय करते हो कि प्रोटोकॉल क्या रहेगा, कि भाई कौन ट्रीट करेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों पैथीज़ की अगर बात करें, भाई रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की और सर्जरी, क्या ऐसा भी होता है क्या कि कैंसर के इलाज में तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं? देखिए, कैंसर का इलाज आज की तारीख में मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं। मल्टी मोडालिटी का मतलब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी। और कैंसर का जो इलाज किया था वो स्टेज पे डिपेंड करता है और पेशेंट की शारीरिक अवस्था क्या है, किस तरह का ट्रीटमेंट वो टॉलरेट कर सकता है, उस पे दो चीज़ों पे कंसिडर किया जाता है। तो अब जो भी पेशेंट का स्टेज है, हम जब भी पेशेंट हमारे पास आता है उसकी पहले बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं और फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं या इमेजिंग जैसे एक्सरे करा, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, जो ज़रूरत है वो टेस्ट करा के पेशेंट के अंदर वो कैंसर कितना शरीर में फैला हुआ है, जहाँ बना है वहीं पे है या लिम्फ नोड्स में, गांठों में आ गया है या शरीर में कहीं दूसरे अंग में चले गया है, ये स्टेजिंग बोलते हैं हम इसको कैंसर का। वो जनरली 0 to 4 स्टेजिंग बोलते हैं, ये किया जाता है। और जैसे जैसे कैंसर का स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे मल्टी मोडालिटी प्रोटोकॉल्स चालू हो जाते हैं। अर्ली स्टेज में हो सकता है यूनी मोडालिटी, मान लो जीभ का कैंसर आया, छोटा कैंसर है, गले में गांठ नहीं है तो ऑपरेशन से काम हो गया। बट अगर जीभ का कैंसर आया और गले में गांठ आ गई हो, जीभ का कैंसर भी बड़ा हो गया हो, तो फिर इसमें रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इस तरीके के प्रोटोकॉल जनरली हम देते हैं। जो एडवांटेज मिलता है मल्टी मोडालिटी का कि उसमें कैंसर को ख़त्म करने की संभावनाएं पूरे शरीर में बढ़ जाती हैं, तो उससे क्योर रेट बढ़ जाता है, सर्वाइवल पेशेंट का बढ़ जाता है, आउटकम्स बेटर आते हैं। तो ये सारा स्टेज पे डिपेंड करता है। ये जैसे आपने बात की, बिल्कुल सही बात है कि आजकल क्योंकि अर्ली डिटेक्ट होने लग गए हैं और अगर आप रेगुलर अपना चेकअप कराते हैं तो एटलीस्ट जो कॉमन कैंसर, जो कि 95% यही कैंसर होते हैं जिसका, उसको अपन टाइमली डिटेक्ट कर लेंगे तो वो 100% क्योर हो जाएगा। पर जो पहले लोगों को था कि डायग्नोसिस लेट होता था, स्टेज 4 पे आते थे, वहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ें हो जाती है। पर आज तो कैंसर ट्रीटमेंट में मैं मान के चलता हूँ, जो कि स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 80-85% तो 100% क्योर हो जाते हैं। मतलब जो पहले था कि भाई प्रोलॉन्ग होता है, वो ऐसा नहीं है। एक जो आपने टेस्ट में बात की वो है पेट स्कैन को लेके, और लोगों को जैसे हार्ट का और कैंसर, दो ही चीज़ों का व्यक्ति को डर लगता है कि भाई हार्ट का मेरा चेकअप करा लें, एंजियोग्राफी करा लें, ये सब चीज़ें तो ठीक है। पर पेट स्कैनिंग की अगर मैं बात करूं तो लोगों को लगता है कि साहब मेरे तो शरीर का पूरा स्कैन कर लें कि कहीं कैंसर तो नहीं है। इस पे चर्चा करने से पहले एक कॉलर हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जलंधर से बोल रही हूँ, उर्मिला बोल रही हूँ। हाँ जी, क्या प्रश्न है उर्मिला जी आपका? मैं जलंधर से बोल रही हूँ। हाँ उर्मिला जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, मेरा ये है कि एक स्किन ईटिंग बैक्टीरिया प्रॉब्लम है, क्या ये कैंसर है? क्या चीज़, दोबारा बोलें? स्किन ईटिंग बैक्टीरिया एक प्रॉब्लम है, क्या ये कैंसर होता है? अब मैं भी समझा नहीं आप कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है।
तो आप उसको स्किन दोबारा, ईटिंग बैक्टीरिया एक प्रॉब्लम का नाम है, क्या ये कैंसर है? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं वो। स्किन ईटिंग बैक्टीरिया। इन आप क्लियरली, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, आप अपना जो प्रश्न है उसको स्किन ईटिंग बैक्टीरिया ये प्रॉब्लम है। स्किन ईटिंग बैक्टीरिया, हाँ, क्या ये कैंसर होता है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा वो नहीं होता कोई भी है कैंसर। तो बात अपनी चल रही थी पेट स्कैन को लेके, और पेट स्कैनिंग लोग कहते हैं कि स्क्रीनिंग को मानने लगे हैं कि भाई पेट से तो पता चल गया कि पेट से कैंसर पता चल जाता है। लोग कहते हैं साहब क्यों नहीं मेरे पूरे शरीर का पेट जांच स्कैनिंग ही करो। करा दें। पहली चीज़, इसमें कोई एडवांटेज है क्या? दूसरी चीज़, क्या एक नॉर्मल आदमी को आप सजेस्ट करेंगे या डिस्करेज करेंगे? नहीं, स्क्रीनिंग के लिए पेट स्कैन का रोल नहीं है सर नहीं। अभी। और मैं डिस्करेज ही करूँगा कि पेट स्कैन हर आदमी को नहीं कराना चाहिए। हाँ, अगर डिजीज़ कैंसर डायग्नोसिस हो गया है और उसमें स्टेज करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली पेट स्कैन हम लोग एडवाइस करते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए पेट स्कैन नहीं। दूसरा, देखिए क्या होता है कि हर एक जो भी शरीर में ऑर्गन है उसमें जो कैंसर होता है उसका एक अलग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। जैसे अपन ने डिस्कस किया, ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी डिस्कस किया, सर्विक्स के लिए पेप्समेयर डिस्कस किया। अब अर्ली कैंसर हो सकता है पेट स्कैन में ना डिटेक्ट हो, लेकिन पेप्स में आपको मालूम चल जाएगा। इसी तरीके से अगर सब स्मॉल लीजन्स ओरल कैविटी में है और अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन भी पेट स्कैन के अंदर दिखेगा और कैंसर भी पेट स्कैन में दिखेगा। तो पेट स्कैन कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए नहीं है प्रेजेंटली, एज ए स्क्रीनिंग टूल। आपको डेफिनेटली अगर स्क्रीनिंग टूल करना है तो ओरल एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग मुंह के अंदर, उसमें कोई सफ़ेद या लाल चकत्ता हो या कोई छाला हो जो ब्लीड करता हो, पेनलेस छाला बन चुका हो, गले में गांठ आ गई हो, तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर अपन बायोप्सी FNAC से करना चाहिए। तो पेट स्कैन आपको एक इमेज तो जरूर दे देगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं करेगा कि ये जो छाला है या ये गांठ है ये कैंसरस है या नहीं। उसके लिए आपको डेफिनेटिव टेस्ट कराना ही पड़ेगा, बायोप्सी या उसके लिए। दूसरा होता है ट्यूमर मार्कर्स, हम लोग ब्लड में टेस्ट करवाते हैं कई बार, जैसे ओवेरियन कैंसर के लिए CA-125 कराते हैं, ऐसे ही लिवर कैंसर के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन कराते हैं। तो कई ट्यूमर मार्कर्स हमारे पास में जो जिनका बहुत सिग्निफिकेंस होता है, हाँ, वो हमें डायरेक्ट करते हैं कि हाँ ये इस टाइप का कैंसर हो सकता है ब्लड पर। वहाँ एक बार पेट स्कैनिंग जो है उसको स्क्रीनिंग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर खुटेटा, आजकल ट्रीटमेंट में कई बार एक शब्द का सुना जाता है, वो है साइबर नाइफ। और जब भी नाइफ आता है तो व्यक्ति ये सोचता है कि ये सर्जन जो है सर्जरी करेगा। तो ये साइबर नाइफ क्या चीज़ है और किस तरीके से इससे आप सर्जरी करते हैं? देखिए, साइबर नाइफ जो है ये एक रेडिएशन मशीन होती है और इसका जो यूज़ होता है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट भी बोलते हैं, वो लोग करते हैं। इसमें सर्जन का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है कि वो नाइफ शब्द नाइफ वर्ड इसलिए भी दिया गया है इसको क्योंकि ये बहुत प्रिसाइजली जहाँ पे कैंसर की गांठ है उस पे ही रेडिएशन डाल के उसको उसी टाइम पे ख़त्म कर दिया जाता है 2-3 सेटिंग्स के अंदर, इसलिए इसको साइबर नाइफ बोला जाता है। अदरवाइज सर्जरी नहीं होती इसमें, ये रेडिएशन थेरेपी के द्वारा ही जो है वो किया जाता है इसके। बिल्कुल सही बात कही। जैसे अपना, क्योंकि आज का टॉपिक जो है एडवांसमेंट्स इन कैंसर सर्जरी है, और आपने बताया कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या की होल सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी, इसके एडवांटेजेस भी आपने बताया कि भाई हॉस्पिटल स्टे कम है, अर्ली रिहेबिलिटेशन है, नॉर्मल लाइफ आप जल्दी। फ्यूचर कहाँ मान के चलते हैं कि आप जो है कैंसर सर्जरी में आपको कहाँ फ्यूचर नज़र आता है या एडवांसमेंट्स और क्या क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि रोबोटिक सर्जरी के अंदर जब हम ऑपरेट करते हैं रोबोटिक सिस्टम से, जिसे हम रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी बोलते हैं, इट इज़ नॉट रोबोटिक सर्जरी, इट्स अ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। और इसके अंदर जो है हम लोग एक कंसोल पे बैठते हैं और वो जो हम फिंगर मूवमेंट्स पिंसर ग्रास्प पे करते हैं वो पूरा पेशेंट के अंदर जो की होल से पोर्ट्स डालते हैं वहाँ पे वो रेप्लिकेट होता है और उसकी सर्जरी ऑर्गन की हो जाती है। अभी हम जो रोबोटिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उसमें 4-5 अलग अलग जगह पे होल बना के पोर्ट डाल के फिर हम करते हैं। फ्यूचर में जो रोबोटिक सर्जरी होने जा रहा है वो है एक सिंगल 1.5 या 2 सेंटीमीटर होल से ही पूरा ऑपरेशन होना।
चाहे वो कितना ही बड़ा पूरा पेट का ऑपरेशन हो, लेकिन वो सिंगल होल से वो पूरा की पूरा वो ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसे एडवांसेस आने वाले हैं, जैसे हम सिंगल पोर्ट रोबोटिक सर्जरी या सिंगल होल रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। दूसरे एडवांसेस जो आने वाले, मिनिएचर रोबोट्स आने वाले हैं, जिस पे कि बहुत अभी रिसर्च चल रहा है, जो बॉडी में जिस ऑर्गन में डिजीज़ है उस ऑर्गन तक ले जाके और उस पर्टिकुलर डिजीज़ को पूरा निकाल के और वो होगा। तो ये मिनिएचराइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, छोटे की होल से काम करना, पूरा की पूरा ऑर्गन देख के। और मैग्निफिकेशन रोबोटिक सर्जरी में बहुत अच्छा होता है। जो हम अभी देख रहे हैं, जब हम रोबोटिक सिस्टम में ऑपरेट करते हैं तो हमें 10 से 12 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है जो टिश्यू हमें दिखता है। तो हमें मैग्निफिकेशन में जब हम ऑपरेट करते हैं तो प्रिसीजन हमारा बढ़ जाता है, कैंसर टिश्यू को बेटर तरीके से निकालने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ब्लडलेस सर्जरी होती है, ब्लीडिंग नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि सिस्टम ऐसा होता है रोबोट असिस्टेड सर्जरी के अंदर। प्रिसीजन अच्छा है। वो जहाँ पे जैसे पेल्विक सर्जरी कर रहे हैं, जैसे जननांगों को कि यूट्रस सर्जरी कर रहे हैं या रेक्टल सर्जरी कर रहे हैं या छाती के अंदर बीच में हम सर्जरी कर रहे हैं, जहाँ पे जनरली देखना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब आप ओपन करके पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो लेकिन रोबोटिक में वो जो है वो एंडोस्कोप वहाँ तक चले जाता है और हम बहुत प्रिसाइजली नीचे के ऑर्गन को देख लेते हैं। छोटे छोटे टिश्यूज़ कैंसर के अगर हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह, तो वो बड़े मैग्नीफाइड व्यू में हमें दिख जाते हैं, तो उसको निकालने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। और ये सब चीज़ें जो है, इसके कारण जो है आउटकम पेशेंट का बढ़िया हो जाता है। इन्फेक्शंस और सभी चीज़ें, इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, सर्वाइवल रेट उनका डेफिनेटली बेटर हो जाएगा, रिकवरी बहुत फास्ट होती है क्योंकि ब्लड लॉस कम होता है। और की होल सर्जरी है, पेशेंट की रिकवरी जैसे 10-12 दिन, ओपन सर्जरी में 10-12 दिन लगते थे, इसमें 5-6 दिन के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज आता है। और बड़ी बड़ी सुपरा मेजर सर्जरीज की होल सर्जरी या रोबोटिक से कर दी जाती है। पर लोगों को एक रहता है कि इतने से होल से बड़ी बड़ी गांठें भी होती है, बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं, इसको निकालेंगे कैसे? लोगों को लगता है कि इतने से होल से मेरी पूरी गांठ कैसे निकालेंगे, ये कैसे करते हैं आप? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्गन की सर्जरी करते हैं, बट डेफिनेटली जहाँ से भी हमें जो भी टिश्यू, चाहे छाती का हो, चाहे पेट का हो या फिर नीचे वाले पेट के हिस्से का हो, तो जहाँ पे भी ऑरिफिस होता है वहाँ से हम निकालते हैं, या फिर पेट पे चीरा या छाती पे चीरा लगा के 4 या 5 सेंटीमीटर का उस चीरे में जनरली गांठें हम लोग निकाल देते हैं। अब वही चीज़ हम ओपन सर्जरी करेंगे तो 10-15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का चीरा लगा के हम लोग ओपन सर्जरी करते हैं। तो जो 15 से 20 सेंटीमीटर का चीरा है वो शॉर्ट होकर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो ये सब रीजंस हैं इसके एडवांटेज। फिर पेन बहुत कम होता है ऑपरेशन के बाद में रोबोटिक सर्जरी से। तो ये एडवांटेजेस रोबोटिक सर्जरी के आते हैं। एक जो है वो बड़ा कॉमन सिम्टम होता है कि खून आना, और ख़ास तौर पे अगर मल द्वार से खून आता है या कहीं भी यूरिन में या स्टूल में अगर ब्लड आता है तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। खांसी के अंदर खून तो लोगों को पहला टीबी पे ज़्यादा ध्यान जाता है, पर अगर पर रेक्टल ब्लीडिंग है या यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो लोगों को लगता है ये खतरनाक हो सकता है। क्या मानना है आप? देखिए, बॉडी में अगर कहीं से भी खून आ रहा है तो अपने को दिमाग में लगना चाहिए कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी है। और जो कॉमनेस्ट कारण खून आने का है वो या तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं पेशेंट्स को, या फिर कैंसर दूसरा, या छाती के अंदर अगर कफ में आ रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस अपन कॉमन मानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर कुटेता ने कही कि किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट से अगर खून आ रहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना है। कोई भी छाला है वो कई दिन हो गए हैं उसको ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना है। और अगर कोई भी शरीर में गांठ हो गई है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। अगर वो बायोप्सी की सलाह देते हैं तो ज़रूर बायोप्सी कराएं, क्योंकि कोई भी कैंसर का जो फाइनल डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से ही या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से ही होता है। डॉक्टर कुटेटा आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।
आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800 180 6002।